स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रिसेंटली असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी के बेस कैंप के ऊपर अटैक होता है। इस अटैक की जिम्मेदारी यूएलएफए लेता है, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम लेता है। इस अटैक की वजह से इंडियन आर्मी के 3 जो सैनिक होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये एग्जैक्टली अटैक कहां पर होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो आपके पीछे यहां पर असम का मैप है और यहां पर आपको तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है असम का दिख जाएगा। इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है, एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है जगह की वो ये है, दैट इज काको पत्थर। ठीक है, तो ये जो जगह है यहां पर इंडियन आर्मी का 19 ग्रेनेडियर्स का बेस कैंप होता है, राइट। और यहां पर जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो अटैक करते हैं, ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव मकसद उनका बहुत बड़ा था, लेकिन वो इस चीज को पूरा नहीं कर पाए बिकॉज हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एकदम से प्रॉम्प्ट एक्शन, एक रिटेलिएशन करते हैं, जिसकी वजह से 3 जवान जो होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो अटैक है ये कोई आम अटैक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असम के अंदर अगर आप ट्रेंड देखेंगे इंसर्जेंसी अटैक्स का तो वो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन एकदम से अटैक हो जाना, वो भी इंडियन आर्मी के बेस कैंप के ऊपर, कुछ ना कुछ ये दर्शाता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा अपनी जो पोजीशनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सपोर्ट की वजह से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनमें इतनी हिम्मत आ रही है कि वो अटैक कर रहे हैं, सीधा सीधा इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। आपको मैं नंबर्स की बात करूं तो यहां पर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर है, असम का डेथ जो इंसर्जेंसी डेथ्स जो हुई हैं 2014 के समय अगर आप देखें 101 टोटल डेथ हुई, जिसमें 34 इंसर्जेंट्स की डेथ थी। ऑब्वियसली ये तो इनको तो खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइजेशन का ये कारण बनते हैं। बट इसके साथ साथ 22 सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हुई, 45 जो थे वो बेकसूर जो आम जनता है उनकी जान जाती है। फिर यहां पर अगर आप नंबर देखेंगे तो नंबर से सीधा क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो गिरता जा रहा है, यानी कि दिस शोज कि यहां पर जो गवर्नमेंट के एक्शंस रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन रहे, जिसमें गवर्नमेंट ने मल्टीपल पीस टॉक्स की, राइट, इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस रहे, इसके अलावा जो है और भी हमने सर्विलेंस मेजर्स लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर किया, जिसकी वजह से अब ये नंबर जो है हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। 2023 के अंदर 8 लोगों की जान जाती है टोटल, और उसमें सिविलियंस जो है 3 है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कोई भी नहीं है, और 5 जो है इंसर्जेंट्स है। तो यहां पर ये नंबर तो बहुत अच्छा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसर्जेंट ग्रुप का जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। लेकिन यहां पर अभी दोबारा से अटैक हो जाना, तो ये थोड़ा सा गंभीर जो है वो सिचुएशन पैदा हो रही है। आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही डिटेल के अंदर समझने वाले हैं दोस्तों कि यूएलएफए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एग्जैक्टली क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये डिवाइड क्यों हो जाता है, राइट, इसको हम समझेंगे। इसके साथ साथ ये यूएलएफए जो है, उल्फा जो है, ये अभी किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन यहां पर इसको वेपन सप्लाई कर रहा है, लॉजिस्टिक जितना भी सपोर्ट है वो सप्लाई कर रहा है, इसके साथ साथ कौन कौन ऐसा देश है जो इसको ट्रेनिंग ग्राउंड्स दे रहा है, और यहां पर हम चाइना का फैक्टर भी अच्छे से समझने वाले हैं, राइट। तो यहां पर आप पूरे सेशन को देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं इसी सेशन से रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछूंगा, ठीक है, जिसका आंसर आप मुझे कहां पे देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, और यहां पर सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं उल्फा, यूएलएफए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये कहां कब शुरू होता है। ये शुरू होता है 7 अप्रैल 1979 में, और इसको जो है शुरू करने वाले परेश बरुआ, अरविंदा राजकोवा, अनूप चेतिया और कुछ और लोग होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओरिजिनल गोल इनका ये था कि हमें सोवरेन असम जो है उसको स्टैब्लिश करना है, यानी कि हमें इंडिपेंडेंट असम चाहिए, हमें कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे असम को कंट्रोल नहीं कर सकती है, हमें पूरा असम आजाद चाहिए, हमें वो असम चाहिए जो आजादी से पहले था, भारत की आजादी से पहले का जो असम है वो हमें असम चाहिए। असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा, ये इनका कहना है, और हमें अपना जो है आजाद असम चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि
जिस तरीके से ये कहते हैं कि जिस तरीके से भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, वैसे ही भारत जो है वो असम के ऊपर राज कर रहा है। इसीलिए उनकी हमेशा से ये डिमांड रही कि हम जो है आपके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, इंडियन कॉलोनियल ऑक्यूपेशन किया हुआ है असम के ऊपर। अब ये जो अपनी डिमांड या ऑब्जेक्टिव था, इसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मल पीसफुली बात नहीं की, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथियार उठाए। कौन से हथियार उठाए, जैसे कि आर्म्ड नेशनल जो लिबरेशन स्ट्रगल किया, सरकार के अगेंस्ट हथियार उठाए, राइट, जिसकी वजह से आम जनता भी अस्त व्यस्त हुई और डिस्टेबलाइजेशन जो है वो भी हमें इस पूरे जगह पे देखने को मिलती है, मतलब आई मीन टू से नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। अब डेकेड्स ऑफ वायलेंस हुआ, यानी 1979 में तो ये संस्था बनी। इसके बाद जो है डेकेड्स ऑफ वायलेंस हुआ और इस वायलेंस के अंदर जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई, हमारे जो आम जनता है उनकी जान गई, और साथ ही साथ जो इस उल्फा फ्रंट जो है इसके जो लीडरशिप थी उनकी भी जान गई। अल्टीमेटली होता यह है कि दो हिस्सों में ये आवाज आ जाती है, यानी दो हिस्सों में ये पूरा ग्रुप जो है तब्दील हो जाता है, जिसके अंदर एक हिस्सा कह रहा है कि हम लोग रेडी हैं बात करने के लिए गवर्नमेंट के साथ, हम लोग रेडी हैं कि पीस एग्रीमेंट कोई भी होगा जिसमें दोनों जो इंडियन गवर्नमेंट और हमारा जो है इसमें दोनों साथ में मिलके हम लोग जो है पीस एग्रीमेंट के साथ चलना चाहते हैं, राइट। तो इसमें एक तो इस तरीके से रेडी हो गया, लेकिन दूसरा जो फ्रंट था उल्फा का ही, जिसे हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट कहते हैं, जिसको लीड कर रहा है परेश बरुआ, उसने कहा नहीं, मैं हथियार उठाता रहूंगा जब तक आजाद कश्मीर आजाद असम ना बन जाए, यानी कि इंडिपेंडेंट असम, सोवरन असम ना बन जाए, तब तक जो है मैं हथियार उठाता रहूंगा और इसको आगे चलाता रहूंगा। यानी कि उसने कोई भी किसी भी तरीके का समझौता जो था वो नहीं किया, ठीक है। अब ये जितने भी अटैक्स आप देखते हैं ना उल्फा के, वो यही फ्रंट कर रहा है, जिसने इग्नोर कर दिया, जिसने मना कर दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके की पीस टॉक नहीं करेंगे, अंडरस्टूड। और ये बैंड हो चुकी है यूएपीए के तहत। अब देखिए ये जो उल्फा है ये किस तरीके से, इनका बेस और नेटवर्क कहां पर है, तो देखिए भारत के अंदर तो ऑब्वियसली बिकॉज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा 24/7 जो है अलर्टनेस पे रहती है। आप देखिए जो हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर है वहां पर हमारी असम राइफल्स है जो तैनात है। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जिसमें खास तौर पर सीआरपीएफ है, वो भी तैनात रहती है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी तैनात है। इसके अलावा हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी जो स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स है, एसएफ यूनिट्स है, और एसएफ यूनिट्स में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 21 पैरा एसएफ वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है तैनात है और ऑपरेशंस के द्वारा जो है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को खत्म कर रही है, राइट। लेकिन फिर भी ये इंसर्जेंट ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, राइट, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह मिल रही है जहां पे ये अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और वेपन्स इनको सप्लाई किए जा रहे हैं। तो वो कहां पर है, इनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स कहां पर है, तो ये हमारा प्यारा भारत है और इसके साइड में जो लगता हुआ देश है दैट इज म्यांमार। अब म्यांमार के अंदर जो ये वाला जो जगह है, दिस इज साग्यांग रीजन, यहां पर बेसिकली जंगल्स वॉरफेयर जो है, गुरिल्ला वॉरफेयर में ये जो उल्फा के लोग हैं अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। यहां पर इनको लॉजिस्टिक सप्लाई, आर्म सप्लाई, हर तरीके का पैसा, हर तरीके का सपोर्ट जो है सिस्टम वो प्रोवाइड कराया जा रहा है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार के खुद के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, म्यांमार के खुद के कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जो इसमें यहां पर उल्फा की सपोर्ट कर रहे हैं। और उल्फा के लोग जो है फिर डायरेक्टली कैसे ना कैसे करके, बिकॉज पोरस बॉर्डर है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे निकलना बहुत आसान है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए, तो यहां पे निकल के जो है ये भारत में आके इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं, राइट। तो यहां पर सांग्यांग रीजन ऑफ म्यांमार है, यहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, जंगल कैंप्स लगा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो है ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो इस चीज को लेकर इन्वॉल्व है। बिल्कुल चाइना इन्वॉल्व है लेकिन ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है चाइना चाहता है और चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस पूरे के पूरी गतिविधि को। म्यांमार के द्वारा जो है चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर इस जगह में डिस्टेबिलिटी बरकरार रहे, प्रॉक्सी वॉर चलता रहे। इसीलिए चाइना का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये मैटर बहुत ज्यादा करता है, इस तरीके के अटैक अगर
छोटे छोटे अटैक, बड़े बड़े अटैक्स होते रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये दिखाएगा कि ये जो इंसर्जेंट कैपेबिलिटीज है कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में बची हुई है। रेसिड्यूल इंसर्जेंट कैपेबिलिटीज जो है नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एग्जिस्ट करती है, राइट। स्पेसिफिकली इंडो म्यांमार बॉर्डर पे देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो है डिस्पाइट द पीस टॉक, गवर्नमेंट ने पीस टॉक किया, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे कि गवर्नमेंट वेलकम कर रही है कि आप ये सारी हिंसा को छोड़ के आप मेन स्ट्रीम में आइए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिसमें उल्फा एक सबसे पहला है, जो अभी भी आर्म्ड रिबेलियन जो है वो स्टेट के अगेंस्ट करते जा रहा है, राइट। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने रिन्यूड फोकस किया बॉर्डर मैनेजमेंट पे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट को और ज्यादा फंड किया है, जैसे कि CIBMS यानी कि जो आपका जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हम स्मार्ट फेंसिंग की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ड्रोन सर्विलियंस, या फिर आप देखिए कि और ज्यादा बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट करने के लिए जो है पैसा लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा फौज जो है, अगर देखिए कोई आर्म्ड रिबेलियन कर रहा है तो उसको फौज ही कंट्रोल कर सकती है, तो फौज को भी वहां पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप देखिए IB, उसकी रीसेंट पास के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी अगर हमें सही इंटेलिजेंस मिल जाए तो ऑपरेशन बहुत ही तेजी से हो सकता है, और पिन पॉइंटेड जो है वो अटैक करके, जो है पिन पॉइंटेड एलिमिनेशन करके हम लोग ये इंसर्जेंसी अटैक्स खत्म कर सकते हैं, राइट। तो IB जो है वो बहुत प्रोएक्टिव यहाँ पर काम कर रही है। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, राइट। इसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें भी की गई हैं पास के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने पास के अंदर जो सारी की सारी मेजर्स देखे गए हैं, तो वहां पर आपको यही देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने काफी हद तक बहुत सारे इंसर्जेंट्स को जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जैसे NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, DNLA, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, UNLF, मैंने आपको बताया था ना UNLF है, फिर उसके बाद बोडो आउटफिट्स है। उन्होंने पीस अकॉर्ड साइन किया, उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया, ताकि दोनों के बीच में जो है इस तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट हो पाए, जिसकी वजह से 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो थे उन्होंने बेसिकली हथियार त्याग दिए रीसेंट पास के अंदर। और ये दिखाता है कि पीस डायलॉग के थ्रू भी काफी इफेक्टिव हम लोग इंसर्जेंसी अटैक्स या इंसर्जेंसी इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। रीजन बीइंग हमारा लॉन्ग बॉर्डर है विद मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कि म्यांमार के साथ हमारा 1600 से 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगता है ना। यहाँ पर हमारा 1600-1700 किलोमीटर के अराउंड जो है वो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, और यहाँ पर हमारी असम राइफल जो है वो तैनात रहती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया स्पेशल फोर्सेस भी है, इसके अलावा जो है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी वो भी तैनात रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम पूरा कंट्रोल कर भी लेंगे, तब भी ये जितने भी इंसर्जेंट्स आउटफिट्स है, ये भूटान के रास्ते आ सकते हैं, ये नेपाल के रास्ते आ सकते हैं, ये बांग्लादेश के रास्ते आ सकते हैं। इनके पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो भारत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा जो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान के साथ जो है ये जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पे काफी हद तक जो है ऐसा जरिया है जिससे ये एंट्री ले सकते हैं, जिसका बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। इसके साथ साथ जो है ये जो उल्फा वाले हैं जिन्होंने ये पूरा आतंकी घटना अंजाम दी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो है जॉइंट ऑपरेशन, इनका जो कोऑर्डिनेशन है, ये सिर्फ खुद के साथ नहीं है, ये मल्टीपल ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट में और भी ग्रुप्स हैं, जैसे NSCN, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं, राइट। जिससे कि क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है ये अंजाम दे रहे हैं अपने मकसद को, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आगे चलिए, तो रीजनल मिलिटेंट कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे उल्फा वाले जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नागालैंड के आउटफिट के साथ तो जुड़े हैं, जैसे कि NSCN हो गया। इसके साथ साथ मणिपुर आउटफिट के साथ भी जुड़े हैं। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल कोऑपरेशन भी इनको देखने को मिल रहा है म्यांमार के रिबेल ग्रुप्स के साथ, जैसे कि यूनाइटेड वा टेक वा स्टेट आर्मी है,
काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, तो इनको हर तरीके से जहां जहां पे इनको ये सारी चीजें जो है इनको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए रीसेंट स्ट्राइक जो है ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये जो उल्फा वाले ये सिर्फ इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ नहीं है, म्यांमार के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ भी है, म्यांमार के आउटफिट के साथ भी है। और इनका जो तरीका है वो सिर्फ इंडो म्यांमार बॉर्डर से घुसने का नहीं है, ये भूटान के रास्ते भी आ सकते हैं, ये बांग्लादेश के रास्ते भी आ, इस तरीके से इनके पास बहुत सारे जरिया है। इसके साथ साथ चाइना का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना गया, जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि जब भी किसी भी इंसर्जेंट को पकड़ा जाता है, उससे इंटेरोगेशन की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न एक कॉमन देखने को मिलता है कि वो जो इंसर्जेंट ग्रुप है या इंसर्जेंट व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, वो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स की मदद करते हुए देख रहे हैं, राइट। वो जो है आर्म सप्लाई कर रहे हैं, वो जो है डायरेक्टली लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट एशियन ब्लैक मार्केट नेटवर्क है, उनको ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ इन या इस नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर चाइना के ये जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ये यहां पर इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी की सारी जो चीजें दिख रही हैं, ये रीजनल प्रॉक्सी वॉर जो है ये कंसिस्टेंट है ना, रेगुलर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो है यहां पर चाइना की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी तो यही है कि हमारा जो इंटरनल डीस्टेबलाइजेशन है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी जो डीस्टेबलाइजेशन है वो बढ़ती ही जाए, या बढ़े ना तो कम से कम ये खत्म ना हो, मतलब इसकी जो रिन्यूएबिलिटी है वो चलती रहे, मतलब ये रिन्यू होती रहे समय समय के अंदर, राइट। तो इस तरीके से चाइना का ये जो फैक्टर है और प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी ये भी हमने समझ लिया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एनहांस करनी पड़ेगी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहां पर कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, हमें कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, जहां पे इंटेलिजेंस ग्रिड और इंफॉर्मेट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है बीआईपी का मतलब क्या होता है, बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट जो है, जैसे कि आप देखें जो हमारे इंडो जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके बीच में जो है बीआईपीस को और ज्यादा वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, जहां पर हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी होंगे, साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी होंगे। हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा एडवांस सर्विलियंस करना पड़ेगा, सीआईबीएमएस जो है उसमें और ज्यादा डिप्लॉय करने पड़ेंगे, ड्रोन्स को स्मार्ट फेंसिंग और ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके बात और बेहतर हो पाएगी। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में, इंटेलिजेंस के बीच में, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन जो है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर्सनल्स के बीच में, स्पेशल फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा, तब जाके ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में आ पाएंगी। इसके अलावा पीस डायलॉग करना, रेगुलरली पीस डायलॉग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रपोजल ओपन रहना चाहिए ऐसे आउटफिट्स के लिए, ताकि इन आउटफिट्स में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने तो उसके पास ऑप्शन रहे और वो आके बेसिकली इस तरीके से मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाए। और यूथ डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि आप देखेंगे तो इन सारे आउटफिट्स के अंदर जितना भी जो मेंबर है वो सारे के सारे युवा है, राइट। तो इन युवाओं को हमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कैसा क्या करना पड़ेगा, इनका डेवलपमेंट, इनका स्किल डेवलपमेंट, जॉब, नौकरी, ये जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है जिससे युवा आज के समय बहुत ज्यादा परेशान है, वो हमें इनको देनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, राइट। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और अब हम बात करते हैं एक सवाल की। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, द रीसेंट टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन आर्मी कैंप एट काको पाथर was reported from which of the following state। तो इस तरीके के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपसे जनरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। यहां पर आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। यू हैव 2 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी आंसर दीजिए ABCD। तो यहां पर इसका आंसर है असम के अंदर, ठीक है। असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा दूसरा सवाल जो है, इसमें 4 स्टेटमेंट है। Why is Tinsukia district strategically important for India's defense forces? Right? It serves as a gateway to the northeast. Okay.
Second is it shares a boundary with China. Okay. It has a key transit route for the military logistic. It hosts one of the Indian Navy's major bases. Right? यहां पर हमें बताना है कि कौन सा सही है. Right? अब देखिए, it serves as a gateway to the northeast. ये बिल्कुल सही है. It shares boundary with the China. अगर आपने मैप देखा होगा, आप पीछे देख लीजिएगा सेशन के अंदर, तो मैप देखा होगा तो बाउंड्री विद द चाइना तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो इट हैज अ बाउंड्री विद द अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. इट हैज अ की ट्रांजिट रूट फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक. ये बिल्कुल सही है. इट होस्ट वन ऑफ द, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज अ लैंड लॉक्ड रीजन. ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आ जाएगा आंसर. ठीक है. तो आई होप आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग. एंड जय हिंद. लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.